बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा डिमांडें आ रही थी अरीज के नावल रिहम नाम के मन आशिक कल्ब यार हस्तम। इसकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने कहा चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर ये मेरा भी मोस्ट फेवरेट नावल है। जी दी, मैं टाइम से पहले भी स्टोरी सुनी हुई थी, लेकिन टाइमली भी मैंने सबसे पहले इसको साथ साथ ही पढ़ा। रिव्यू इसका अभी तक मुझ पे पेंडिंग है, जिसकी वजह से मेरी दोस्त अभी तक मुझे गालियाँ देती है कि ना रिव्यू दे ओ भी। अब ये मैं साथ साथ पढ़ूँगी ना, तो ये दोबारा हो जाएगा रिकॉर्डिंग के बाद। फिर मैं एक लंबा चौड़ा रिव्यू दूँगी रीच को उसके ग्रुप में जाके। तो खैर, हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज। अब फरमाइशों के मुझे नाम नहीं लोगों के याद, लेकिन मुझे फरमाइशें इसकी आई थी काफ़ी। एक मेरा ख्याल में नवा ख़ान थी और एक में आई थिंक सो जन्नत थी। कुछ इस तरह के नेम्स थे, मुझे नाम नहीं याद। सॉरी गाइस अगर आप लोगों के नाम गलत लिए हैं या मैंने किसी और का नाम ले दिया किसी और की फरमाइश को, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी आपसे। बाकी ये एक और थी वो जो यार वो जो थी अभी BM कुरैशी शायद है, हाँ जी, वो उनकी फरमाइश थी जी कि लॉन्ग नावल स्टार्ट करें। तो ये आपकी भी फरमाइश लगे तो पूरी हो गई है। तो बाकी भी बहुत जिन जिन की अरीज शाह के नावल्स की फरमाइश थी वो अब पूरी हो रही है। तो आप लोग इंजॉय करें इसको, बल्कि हम मिलकर इंजॉय करते हैं। तो ये जो नावल है मन आशिक कल्ब यार हस्तम, रिटन बाय अरीज शाह, ये इसका रिटन रीसेंट नावल है। मतलब अभी जो जाने इश्क़म कंटिन्यू है, इससे पहले यही वाला नावल मुका है इसका अरीज का। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी दो कपल की है बेसिकली, जिस कंजिश और दावर और सहरोश और जावर, ये दो हैं इसमें हमारे पास कपल। और इसकी जो थीम है ये है सेकंड मैरिज बेस्ड है। जो कंजिश और दावर की शादी है वो सेकंड मैरिज बेस्ड है, दावर का सेकंड मैरिज है, ठीक है। और पुलिस ऑफिसर हीरो है इसमें। तो ये दोनों हमारे हीरो जो है दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। और एज डिफरेंस भी है, जो कंजिश और दावर में थोड़ा सा एज डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एज डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और उसके बाद ये फोर्स्ड मैरिज है सहरोश और जावर की। जो जावर ने बल्कि मैं क्यों बताऊँ जावर क्या शौक रहा है जावर के दिल में, कि मैं ये क्यों बताऊँ अभी, ये तो आगे जाकर पता चलेगा ना जब कहानी पढ़ेंगे। तो ये फोर्स्ड मैरिज भी है। और इनोसेंट हीरोइन है, वैसे दोनों ही इनोसेंट है, लेकिन जो सहरोश है ना ये सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में इनोसेंट है। आने जावर उदास पता देना ने जावर के साथ इसने वारा पूरा वाटर लेना अपना। फिर उसके बाद ये मोस्ट रोमांटिक नावल है। रीज एक रोमांटिक राइटर है, तो उनका नावल रोमांटिक ही होएगा। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ये कितना जाता है कितनी एपिसोड पे, तो वो फर्स्ट एपिसोड पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा इसका। बाकी ये थोड़ा सा लॉन्ग नावल है, पहले बता रही हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी फ़र्स्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले आप में से जिसने मेरे नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं मन आशिक कल्ब यार हस्तम, रिटन बाय अरीज शाह। अच्छा, अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये भी FB राइटर है, मैं FB राइटर को नहीं पढ़ती। तो पहले ये क्लियर कर दूँ कि अरीज शाह को पढ़ने के लिए मुझे इसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और इसकी सारी परमिशन हैं मेरे पास, तो इसका नहीं मुझे इशू। तो FB पे मैं अगर कोई राइटर मैंने पढ़ी है तो बस मैंने इसी को ही पढ़ा, और मैंने किसी को भी अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं मन आशिक कल्ब यार हस्तम, रिटन बाय अरीज शाह की फ़र्स्ट एपिसोड। आइए पढ़ते हैं इसका मन आशिक कल्ब यार हस्तम। ये हमारी वेब का ही है, PDF मैं ही बनाया सी। तो आए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। कल सुबह इसका पेपर था और टेंशन से इसका सर फट रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। वो बेचैनी से आसिम के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों आज इसको आते आते वक्त लग गया था। और ऊपर से आज खालाजान भी आई हुई थी। खालाजान कहने को तो इसकी ताई अम्मी की बहन थी, लेकिन ताई अम्मी के बेटे आसिम भाई इन्हें खालाजान कहते थे, तो वो भी इन्हें खालाजान ही कहती थी। लेकिन इनकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो तो शायद इसे मुलाजमा से भी कमतर समझती थी, और इसे इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि तायाबू कहते थे कि हर इंसान अपनी जहानत के मुताबिक सोचता है। लेकिन फिर भी इनका ये अंदाज़ तायाबू और आसिम भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो कहते थे कि जब भी खालाजान इनके घर आए तो वो ज़रा कमरे से ना निकला करे। और सुबह से इसने ऐसा ही किया था। शाम को ताइमी को खाना बनाने में मदद करने के बाद वो एक बार फिर से अपने कमरे में बंद हो गई थी। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और अपनी पढ़ाई को लेकर इंतहाई दर्जे की सीरियस स्टूडेंट थी। फिर इसकी पढ़ाई के मामले में आसिम बहुत सख्त था। वो इसके तायाबू का इकलौता बेटा था, जो कि इसे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह अजीज़ जानता था। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था और हर मामले में इसका खूब साथ देता था। तायाबू के बाद इसे आसिम की हमायत हासिल थी।
वैसे ताइमी से कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन इसे पता था कि वो इसकी माँ से कोई ख़ास लगाव नहीं रखती थी, बल्कि खामोश नफरत कहा जाए तो गलत ना था, क्योंकि कभी खाला जान का रिश्ता भी इसके अब्बू से तय पाया था। लेकिन इसके अब्बू को यूनिवर्सिटी में इसकी अम्मी से मोहब्बत होगी, दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद ताई अम्मी को इसकी अम्मी से खुदा वास्ते का बैर था, जमा जो इनकी मौत की खबर के साथ भी ख़त्म ना हुआ, और आज दुनिया से चले जाने के बाद भी इनकी नफरत बरकरार थी। तायाबू के सामने वो इसे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन वो जानती थी वो तायमी की नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में आती है, बल्कि नफरत वाली लिस्ट में। रुकैया, तुम्हारे शोहर की भतीजी अब तक यहाँ बाहर बैठी क्या कर रही है? सुबह से तो इस मनहूस ने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, और अब कब से कमरे के बाहर बैठी हुई है। जब खाला ने इसे देखा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। खाला जान आज पूरे 2 माह के बाद इनके घर आई थी, इसलिए ताई अम्मी भी इनके कमरे में बैठी इनसे गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थी। बातों ही बातों में वक्त कब एक हिंसा पार कर गया इन्हें पता भी न चला, और अब थोड़े से खुले दरवाजे से इन्होंने कंजिश को बाहर किताब लिए टहलते हुए देख लिया था। अरे छोड़ो तहमीना, वो आसिम का इंतजार करी होगी। मेरे बेटे को तो उसने तंग कर रखा है, एक तो सारा दिन अपने ऑफिस से थका घर वापस आता है, तो आते ही से मैथ के सवाल समझाने में मसरूफ़ हो जाता है। कभी से केमिस्ट्री के फार्मूले नहीं आते, तो कभी बायोलॉजी का मसला निकाल कर मेरे बेटे को तंग करती है। और मेरे बेटे की हिम्मत देखो, इतना हो जाने के बावजूद भी वो ज़रा सा माथे पर बल नहीं लाता। रुकैया बेगम एक नज़र बाहर देखते हुए नफरत से चेहरा फेरकर इन्हें बताने लगी, पहले अपने शौहर और फिर बेटे की इस लड़की के साथ हमदर्दी ने एक आंख ना बहाती थी। अरे वाह, ये तो तुमने मुझे नई बात बताई है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि आसिम को इस लड़की से कोई मसला नहीं, तो यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, वरना क्या तुक बनती है कि जो सारा दिन थका हारा घर वापस आता है, इसके एक एक मसले को मुस्कुराकर हल करने लगे। मुझे तो लगता है कि इसकी गंदी नज़र तो है तुम्हारे बेटे पर। ये ना हो कि तुम्हारा बेटा हाथ से निकल जाए और तुम्हें पता भी ना चले। खाला जान ने इनकी सोच को नया रुख दिया, जिस पर वो खुद ही इनाम सर हिलाने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे परेशान हो रही हो, इतनी समझ नहीं है लड़की में। अभी कुछ दिन पहले 18 साल की हुई है। आजकल की लड़कियों की तरह तेज़ तरह हरगिज़ नहीं है, इसे तो किसी चीज़ की समझ नहीं है, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। रुकैया बेगम ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा, वो इनके हाथ में पली पड़ी थी, बस के किरदार पर शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। शुक्र है रुकैया बेगम में एड्डी अकल तो है। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरी भोली बहन, आज के ज़माने में कोई भी अल्लाह मियाँ की गाय नहीं है। आजकल की लड़कियाँ बड़ी तेज़ तरार होती हैं, लेकिन किसी पर जाहिर होने नहीं देती। ये भी अचानक तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी बहू बनकर इस घर में आ जाएगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। बेहतर है कि इसे अपने बेटे की सोचों पर सवार होने से पहले दूर कर दो, क्योंकि आसिम की शादी तो मेरी आप कीना से होगी। मैं खुद ही कोई हल निकाल देती हूँ इसका। ये मत भूलो कि ये किस माँ की औलाद है। इसकी माँ ने किस तरह तैमूर से फंसा कर इसे शादी कर ली थी, वो भी कहानी भूलने लायक नहीं है। कैसे पूरे ख़ानदान के खिलाफ खड़ा हो गया था तुम्हारा देवर, इसने मुझे ठुकरा दिया था। असल साड़ा तो खाला जान वही मचिया होया। एतमाद नहीं कर सकती मैं इस औरत की बेटी इतनी नेक और पारसा हो सकती है। तुम इसके चाल डाल पर नज़र रखो, मुझे तो शक है कि ये जल्दी अपने रंग दिखाएगी। जिस तरह से वो इसका इंतज़ार करिए, इस पर तो मैं नज़र रखती हूँ। ये सिर्फ देखती छोटी है, असल में छोटी बच्ची हरगिज़ नहीं है, इसकी तो मैं पार लगाऊंगी। खाला जान ने सोचते हुए कहा कि रुकैया बेगम कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि इनकी सारी सोचें वक्ती हैं, लेकिन अंदर इनके कहीं ना कहीं दिल में डर पैदा हो गया, कहीं इसका इकलौता बेटा आसिम गंजिश की मोहब्बत का दम न भरने लगे। अगर ऐसा हुआ तो वो आगे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, अभी तक मेरा इंतज़ार करिए यार। आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। कुछ बाहर से क्लाइंट आ गए थे, इनके साथ डिनर के लिए टाइम निकालना पड़ा, और फिर यहाँ वापस आते आते इतना वक्त लग गया। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी से चाय का एक कप बनाकर मेरे कमरे में ले आओ, अपनी बुक्स भी वहीं उठा लो। इंशाल्लाह कल तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सख्त नींद भी आ रही है। अच्छा बाबा, बाद में नाराज़ हो जाना, मुस्कुराओ तो सही। वादा करता हूँ तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, मैं खुद तैयारी करवाऊंगा, वो वादा करते हुए बोला। लेकिन इसका फूला हुआ मुँह देखकर इस पर बहुत प्यार भी आ रहा था। मैं फ़िलहाल बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास बातें करने का टाइम है। आप कमरे में जाएँ, चाय लेकर आती हूँ। और मैं आपसे पक्की वाली नाराज़ हूँ, ये अगर मेरी मजबूरी ना होती और कल मेरा पेपर ना होता, तो मैं कभी भी आपके पास पढ़ने के लिए नहीं आती। वो मुंह बनाकर चली गई, जबकि इसने मुस्कुराते हुए इसकी किताब को उठाया और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, ये जाने बिना कि आज की रात इनकी ज़िंदगी में क्या क़यामत लाने वाली थी। मुझे लगता है हाँ, खाला ने कोई चवल मारनी है। वो जॉब से थका हारा घर वापस आया था। बाइक को बाहर रोकते हुए इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, क्योंकि अंदर से इसके मासूम बेटे की रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। इसने परेशानी से कदमों में तेज़ी लाई थी। बस बस कर, चुप कर जा, कितना रोएगा। एक तेरा बाप है जिसे सारा दिन मुजरिमों से फुर्सत नहीं मिलती, और एक तेरी माँ जिसे फैशन से फुर्सत नहीं, और एक तू है जिसे मेरे सर पर छोड़ जाते हैं, और तू रो रो कर यहाँ मेरा सर खा जाता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? ज़िंदगी अजाब करके रखी है। वो अपने टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करते हुए चिल्लाई थी, जबकि दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर दावर हैदरी गुस्से और नफरत से इस औरत को देख रहा था, जो उसके बेटे की नैनी थी, और सिर्फ इसका ख्याल रखने के लिए वो उसे अच्छी खासी रकम देता था। नैनी थी हार गई। बेबी कॉट में पड़ा इसका बेटा बड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। न जाने से भूख लगी थी या फिर कोई दर्द था, वो तो अपना दर्द तक बयान नहीं कर सकता था। इस मासूम को अभी तक पहचान ही नहीं थी किसी चीज़ की, लेकिन इंस्पेक्टर दावर हैदरी इस मुलाजमा की पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर चुका था। चलो टाइम से ही पता लग गया। जो बड़े मज़े से टीवी देखने में मसरूफ़ थी, दरवाजे पर किसी की आहट को महसूस करते हुए उठकर तेज़ी से बच्चे की तरफ भागी थी। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे की तरफ कदम बढ़ाए। अब
अपने तमाम कदम सिर्फ इस घर से अब तुम्हारे कदम सिर्फ इस घर से बाहर की तरफ जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। शर्म नहीं आई तुम्हें एक मासूम से छोटे बच्चे के साथ ये सलूक करते हुए? लानत है तुम्हारे औरत होने पर। औरत तो दूसरी की औलाद को भी अपने सीने से लगा लेती है, और तुम्हें तो इसका ख्याल रखने के लिए मैं बाकायदा तनख्वाह दे रहा हूँ। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसके गुस्से का नज़ारे तो वो काफ़ी दिन से इस घर में देखने आ रही थी, लेकिन आज पहली बार इसके गुस्से का शिकार वो खुद हुई थी। साहब जी, मैं कब से इसको चुप करवाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। तुम्हारा सारा हिसाब मैं महीने के शुरू में दे चुका हूँ। अब तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मेरे बेटे की परवरिश कर सको। इसका गुस्से से बुरा हाल था, जबकि मुलाजमा जो नौकरी अपने हाथ से धो बैठी थी अब इसकी मिन्नतों पर उतर आई थी। साहब जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो सुबह से ही रोज आ रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर जब जायशा बेगम घर से निकल गई तो और भी ज़्यादा रोने लगा। मैंने पहले बहुत कोशिश की इसे चुप करवाने की, लेकिन ये नहीं हुआ और मैं थक हार कर बैठ गई। इतना छोटा बच्चा सिर्फ माँ की आगोश में चुप होता है। अब मैं इसकी माँ थोड़ी हूँ, अगर माँ को इसकी परवाह नहीं तो मेरा क्या कसूर है? वो अपने सफाई देते हुए हाथ जोड़े साथ जायशा के नाम की तीली भी लगा रही थी। मैंने कहा बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मेरे बच्चे को माँ की नहीं अपने बाप की ज़रूरत है। वो न जाने क्या सोचकर ये बोला था, लेकिन इसका अंदाज साफ बता रहा था कि आज जायशा बेगम की भी खैर नहीं। और वो जो मज़ीद इसकी मिन्नतें तरले करने का इरादा रखती थी, इसे इतना गुस्से में देखकर वहाँ से जाने में अपनी बेहतरी समझी। और तो चौक जेल से छोड़ दो। मैं यही सोचती कि सुबह वापस आकर जायशा की मिन्नत करेगी, क्योंकि इस वक्त इसे जितनी तनख्वाह यहाँ से मिल रही थी इतनी कोई और नहीं दे रहा था, तो वो ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। तैने तो दावर पुत्र होने खुले दिल ही रखेगा। तो फिक्र ना करते, किसी ने जिक्र भी ना करी। हाई हील स्टाइलिश डिज़ाइनर ड्रेस में वो इस वक्त आसमान से उतरी कोई हूर परी ही लग रही थी। वो घर में दाखिल हुई तो आज दावर को घर पर देखकर इसे हैरानगी हुई। अरे दावर, आप आ भी गए? मुझे तो लगा था कि आज भी आपकी वापसी बहुत देर से होगी, इसलिए मुझे भी आते हुए थोड़ी देर होगी। अगर पता होता तो मैं जल्दी आने की कोशिश करती। वो दरअसल मम्मा की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, तो मैं इनसे मिलने गई हुई थी। वो अपना स्टाइलिश बैग एक तरफ रखती इसके पास आ बैठी, जबकि इस वक्त फीडर से अपने मासूम से बेटे को फीड करवाने में मसरूफ़ था। शाम को मैं गया था इनके पास, वो तो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि मैंने इनसे पूछा भी जायशा का है, तो वो आगे से हैरानगी से मुझे पूछने लगी कि तुम कहाँ, और वो ये भी कह रही थी कि तुम काफ़ी दिन से मिलने नहीं गई इनसे। यही सोचकर मैं घर आ गया कि शायद तुम मुझे घर पर मिलो, लेकिन तुम यहाँ पर भी नहीं थी। फिर मैंने तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो मुझे पता चला कि तुम मोर्सर क्लब में हो, क्योंकि वहाँ किसी ड्रामे के ऑडिशंस चल रहे थे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? वो अपने काम में मसरूफ़ बिना इसे देखे इसकी सारी रूटीन बताने लगा, तो जायशा ने भी मज़ीद झूठ बोलना बेहतर न समझा। जी हाँ, मैं वहीं पर गई थी और मेरा ऑडिशन भी काफ़ी अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि ये ड्रामा मुझे मिल जाएगा। वो जो मज़ीद झूठ बोलने का इरादा नहीं रखती थी, इसलिए बिना कुछ भी छुपाए से बताने लगी। अगर इसे ड्रामा मिल जाता तो इसे हर कीमत पर शोबिस में जाना था। ये बात वो कितने सालों से कर रही थी। वो तो फ़िलहाल बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद दावर को हर कीमत पर बच्चा चाहिए था, और वो दावर खुद से दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बज़ाहिर बेकाम से सरकारी नौकरी करता था, लेकिन इसके पीछे करोड़ों की जायदाद थी। हकीकत यही थी कि जायदाद के लिए ही इसने दावर हैदी से शादी का फ़ैसला किया था, वरना जिस तरह का वो अकड़ मजाज और बदलिहाज इंसान था, वो कभी ऐसे आदमी से शादी ना करती। मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दिया था जायशा कि मेरे निकाह में आने के बाद तुम्हें अपने ये शौक़ तर्क करने पड़ेंगे। बहुत सालों से तुम्हारी ये सारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। कभी तुम्हारा एक्टिंग का भूत उतर जाता है, तो कभी तुम फिर से सवार हो जाता है। तुम एक फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती आकर? वो उसे देखते हुए सीधा होकर बैठा। फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? आप मेरा शौक़ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं दावर। आप जानते हैं मुझे एक्टिंग का कितना शौक़ है। मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। यही चाहता हूँ कि ये बात क्लियर करो। तुम अपना शौक़ पूरा करो या फिर अपना घर बसाओ। मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत है जायशा, लेकिन तुम्हें औलाद की ज़रूरत नहीं। इसलिए तुमने एक नज़र भी मेरे बेटे को ना देखा। मेरे मजबूर करने पर तुमने इसे दुनिया में लाने की हामी भर ली, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखने के बाद कि तुम्हारे दिल में इसके लिए मोहब्बत नहीं जागी? इसे दुनिया में लाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ सही, इतना कुछ बर्दाश्त किया, क्या तुम्हारे दिल में इसके बावजूद भी इसके लिए कोई जज्बा नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर कोई ममता नहीं है? नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है दावर, इस बच्चे को लेकर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बच्चा नहीं बल्कि मेरे पैर की जंजीर है, मेरी राह की रुकावट है। अगर मैं इसे पालती रहूँगी तो अपने ख्वाब कब पूरे करूँगी? मुझे मेरे ख्वाबों के बारे में सोचना है। मैं सारी ज़िंदगी बच्चे नहीं पैदा कर सकती, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। आपसे शादी मैंने इसलिए की थी कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप ऐसे होंगे। आपने मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी है। 6 साल से अपने ख्वाब मारकर आपके साथ जी रही हूँ। आपने कहा कि मुझे बच्चा दो, मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँगा, और आज जब मैं अपना ख्वाब आपसे बयान कर रही हूँ तो आप निगाहें फेर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों से आपका राब्ता, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बीच में आप उठते बैठते हैं, लेकिन कभी आपने मेरे लिए नहीं सोचा। मैंने तुमसे ये वादा कभी भी नहीं किया कि मैं तुम्हें ये घटिया काम करने की इजाज़त दूंगा। जायशा बेगम, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी लोगों के लिए नुमाइश का सामान बन जाए। मैं इन मर्दों में से हूँ जो अपनी बीवियों को 7 पर्दों में रखते हैं। अरे शुक्र करो कि मैंने तुम पर कभी पर्दा करने या खुद को छुपाने की पाबंदी नहीं लगाई। मैंने तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी, हर तरह के आराइश दी है।
आसाइश दी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इस तरह की ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। अपने घर, अपना शौहर, अपने बच्चे तक की परवाह नहीं है तुम्हें। कितने दिन से मुझसे झूठ बोल कर क्लब के चक्कर लगा रही हो। कौन सा नंबर था तुम्हारे ऑडिशन का? 355। वो अचानक अपनी जेब से एक से चिट निकालता इसके मुंह पर मार चुका था, जिस पर इसके नाम के साथ 355 का नंबर लिखा हुआ था। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ जायशा, या तो अपना घर बसाओ या फिर अपने ख्वाब पूरे करो, वरना तुम्हारी ये हरकतें मुझे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देंगी। और मत भूलो कि तुम सिर्फ मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश की वजह से अब तक मेरे निकाह में हो, वरना तुम जैसी नाफरमान औरत को देखना तक मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। वो बेहद गुस्से से कहता हुआ अपने मासूम से बच्चे को गोद में उठाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि जायशा गुस्से से वहीं सोफे पर बैठ गई। बस बहुत हो गया, अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। ये आदमी सारी ज़िंदगी मुझे मेरे ख्वाब मारने पर मजबूर करता रहेगा और मैं सारी ज़िंदगी से इसके बाप के हिस्सा मांगने के लिए कहती रहूँगी, और मेरे हाथ में क्या आएगा? इसकी सरकारी नौकरी के 70,000। वो गुस्से से सोचती लब भेज कर रह गई। वैसे जो ऐसी नाशुक्री औरतें होती हैं ना, जो अल्लाह पाक ने उनको दिया उस पर इक्तफा नहीं करती, उन्होंने हाथ फिर जलालत ही आंदी, और कुछ नहीं आंदा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जायशा वो कोई आम आदमी नहीं है, वो करोड़ों की जायदाद का मालिक है। मैं तो तुम्हारे बच्चे वाले फैसले पर इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारा बेटा इतना अमीर आदमी का बेटा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? आज नहीं तो कल इसे वो सारी जायदाद मिल जाएगी। जिस दिन इसने अपनी जायदाद का हिस्सा लेने का मुतालबा कर लिया, सब कुछ इसके कदमों में होगा। और तुम बेवकूफ़ औरत इससे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रही हो। अरे तुम्हें तो इसे अपनी जायदाद की तरफ मतवज्जा करना चाहिए। जायशा ने जैसे अपनी प्लानिंग अपनी माँ के सामने बयान की, वो आगे से इसे सपोर्ट करेंगी। इनको तो इसी पर गुस्सा आने लगा। ओ प्लीज़ मॉम, बस कर दें। 6 साल गुजर चुके हैं शादी को, अब तक इस आदमी को ख्याल नहीं आया इसे अपनी जायदाद का मुतालबा करना चाहिए। अरे वो तो अपने बाप अरे वो तो अपने बाप के पैसे पर थूकना तक अपनी तौहीन समझता है। इसके साथ ना सारी जायदाद मेरे हाथ में वो 70,000 रुपये आएंगे, वो जो तनख्वाह लेता है। और इन 70,000 रुपये में मैं अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं इस शख्स के साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती। हर बात पर वो अपनी करता है। मैं अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सकती इसके साथ। शादी के तीसरे साल वो मुझे डॉक्टर के चक्कर लगाने लगा था। कहीं मुझ में कोई मसला है जिसकी वजह से इसके बच्चे की माँ नहीं बन रही? और जब बच्चा भी पैदा करके दे दिया तो इसकी रूटीन यही है। वो तो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मैं इसकी मिन्नतें कर चुकी हूँ कि अब वक्त आ गया कि अपने बाप से अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगेंगे, लेकिन इसका यही कहना है कि वो अपने बाप की जायदाद का एक पैसा खुद पर हराम कर चुका है। इसको अपने बाप की जायदाद में से एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। और अगर इसके साथ रहना चाहती तो 70,000 रुपये में गुजारा करो और सारी ज़िंदगी मेरे बाप के पैसों के बारे में सोचना भी मत। हाँ, मैं ऐसे आदमी के साथ रहने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरा कोई फ्यूचर नहीं है इस आदमी के साथ। सारी ज़िंदगी पैसे के लिए तरसते रहो और कुछ भी हासिल नहीं होना। मैंने अपने ख्वाब मार कर आपकी बात मानी थी और कि शायद अमीर आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो बुरी तरह पछता रही थी। जायशा मेरी जान, बात को समझने की कोशिश करो। ये एक्टिंग में कुछ भी नहीं रखा। तुम इसे मजबूर करो कि अपना हिस्सा मांगे। वो कोई थोड़ी सी जायदाद का मालिक नहीं, इसका बाप बिलियनियर है। मॉम अब भी अपने लफ्ज़ों में पीछे नहीं हट रही थी। वो अब भी इसे समझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। दावर एक बहुत ही दिलकश नैन नक्श का इंसान था। इसकी पर्सनैलिटी कमाल की थी। इसकी वजाहत ना तो लफ्ज़ों की मोहताज थी और ना ही इसकी तारीफ़ में कभी अल्फाज कम पड़े थे, लेकिन वो बहुत खुददार इंसान था। वो अपने ज़ोर बाजू पर पूरा यकीन रखता था। 6 साल पहले इसने जायशा के बाप को साफ अल्फाज में कहा दिया था कि वो अपने बाप की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेगा। और इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के बाद अपने बाप की जायदाद में से किसी तरह का हिस्सा लेने का दावा करूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बेटी मेरी सरकारी नौकरी पर गुजारा कर सकती है तो मुझसे शादी करे। तब इसके पास मौका था, वो शादी से इनकार कर सकती थी। इसका अंदाज़ा इस बात को जाहिर कर रहा था कि वो जायशा में किस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो सिर्फ अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी करना चाहता है। लेकिन फिर भी जायशा का बाप इस बात पर यकीन रखता था कि आज नहीं तो कल इसकी बेटी से जायदाद लेने पर मजबूर कर देगी। लेकिन 6 साल तक ऐसा ना हो सका। वो आज भी इस बात के लिए राज़ी नहीं था। वो अपने बाप की शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। इसे अपने बाप से इंतहा की नफरत थी। आखिरी बार 19 साल की उम्र में इसने अपने बाप से आखिरी मुलाकात की थी। तब इसका बाप इसकी माँ की कब्र पर आया था और फिर इसके 3 साल बाद ही इसने शादी कर ली थी और इसने अपनी शादी पर भी अपने बाप को इन्वाइट नहीं किया था। इसके बाद ज़मान हैदरी ने हर मुमकिन कोशिश की इससे मिलने की, लेकिन वो हर बार इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। इसका दावा था कि वो जो आज अपनी माँ के बिना जी रहा है तो इसके पीछे वजह वही आदमी है जो वो ज़मान हैदरी को अपनी माँ का कातिल कहता था। इसकी नफ़रत की इंतहा ये थी कि इनकी तरफ देखना भी इसकी शान के ख़िलाफ़ था। इसकी बातों से जायशा को अंदाज़ा हो चुका था कि जिस दौलत की खातिर इसने इस शख्स की हर बात मान ली, वो दौलत से कभी भी नहीं मिलने वाली। इसलिए वो अब इससे जान छुड़ाना चाहती थी। वो शोबिस में काम करना चाहती थी, ड्रामा बनाना चाहती थी। शादी इसके फ्यूचर प्लान में कहीं भी नहीं थी, लेकिन एक दौलतमंद इंसान के साथ शादी करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का ख्वाब हर लड़की का होता है और ऐसा ये ख्वाब इसने भी देखा था।
लेकिन इसकी खुददारी ने इसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था, इसलिए वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि 6 सालों की रफ़ाकत में वो इससे मोहब्बत कर बैठी थी। ये कैसी मोहब्बत है इसकी कि अपने ख्वाब ही नहीं उसके लिए उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको चेंज नहीं कर पा रही। वो उससे तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने ख्वाब भी पूरा करना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी को पूरी आज़ादी से जीना भी चाहती थी। लेकिन मेरी बच्ची, तलाक बहुत बड़ा फ़ैसला है। क्या पता कि कल को तुझे शोबिज़ में काम मिलेगा तो एक बच्चे की माँ बन चुकी है, तेरी ज़िंदगी में है, शौहर है, बच्चा। अगर तू तलाक ले लेगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कोई गारंटी थोड़ी है कि तू अपना नाम बना पाएगी। अगर तेरी किस्मत में वो ना लिखा हुआ, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इसे समझा रही थी। जो भी था, अब भी इनके पास एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इसका बाप खुद ही से इसकी जायदाद का हिस्सा दे देगा। लेकिन इसका बाप इसकी एक झलक देखने को तड़पता था, तो कैसे मुमकिन था कि वो अपने बेटे को इसकी जायदाद का हिस्सा ना दे। देखिए मॉम, मैं तलाक की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक मौके की बात कर रही हूँ। वक्ती नाराज़गी तो हमें होती है। मैं घर छोड़कर यहाँ आ जाती हूँ, फिर सब कुछ और हो जाता है तो वापस चली जाती हूँ, और इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर शोबिस में मेरी कामयाबी ना हुई तो मैं वापस चली जाऊँगी। इनके पास अब वो मेरे मांगने के बगैर तो मुझे तलाक देंगे नहीं। मैं क्या एक मौका अपनी ज़िंदगी को नहीं दे सकती? वो बहुत सोच समझ कर सब कर रही थी। बेटा, ये तेरी ज़िंदगी है, सोच समझ ले। ये ना हो कि कल को तेरे हाथ कुछ भी ना है। वो अपने बाप का लाडला बेटा है। आज नहीं तो कल इसे जायदाद में से इसका हिस्सा मिल जाएगा, और ये ना हो कि कल तू हाथ मलती रह जाए। मैं सब कुछ देख लूँगी। वो इन्हें बेफिक्र करते हुए ज़ोमानी अंदाज में मुस्कुराई थी। मेरा बच्चा घर वापस आ गया? लड़कियों, कहाँ हो? इसको दरवाजे पर ही रोको, मैं पहले इसकी नज़र उतारूँगी। सादा बेगम को जैसे खबर मिली कि ज़ावर घर वापस आ गया, वो खुशी से निहाल हुए जा रही थी और जल्दी से दरवाजे की तरफ आने लगी, क्योंकि वो अब तक दरवाजे पर खड़ा था। ज़ावर पूरे 2 साल के बाद यहाँ आया था। डिग्री पास करने के बाद फ़ौरन बाद इसे शुमाली इलाकों में ड्यूटी पर लगा दिया गया था, और 2 साल के बाद इसका तबादला अपने शहर हुआ था। और अपने शहर आकर वो बेहद खुश था, जहाँ वो अपनी माँ को रोज़ देख सकता था। इन 2 सालों में इसके घर पर बहुत सारी तब्दीली हुई थी, जिसका वो हिस्सा वो नहीं रहा था, क्योंकि इन 2 सालों में वो एक बार भी घर नहीं आ सका था। और अब इन सबको अपनी आमद पर इतना खुश देखकर वो भी खुश हो गया। सबसे पहले इसने अपने रोती हुई माँ को सीने से लगाया था, और अब वो बारी बारी करके तमाम लोगों से मिलने लगा था। अम्मी, ये लड़की कौन है? पहचानने में नहीं आ रही। वो अपने सामने खड़ी ज़ुबारिया को देखते हुए कहने लगा, जिसका राब्ता 24 घंटे इसके साथ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ इसके चाचू की बेटी नहीं बल्कि इसकी मंगेतर भी थी। मुझे पहचानने की ज़रूरत नहीं है जनाब, क्योंकि मैं हमेशा के लिए आपकी पहचान बनने वाली हूँ। बेबाक अंदाज में अपने बालों को पीछे की तरफ झटका देते हुए बोली, तो वो मुस्कुरा दिया। इन दोनों की मंगनी न जाने कि कौन से ज़माने में हुई थी, वो तो जानता भी नहीं था। हाँ, लेकिन ये बात बचपन से इसे पता थी कि ये लड़की इसकी मंगेतर और जल्द वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है। यही वजह थी कि वो हमेशा इससे बहुत फ्रेंडली रहा था, ताकि वो आगे फ्यूचर में अच्छे हमसफ़र से ज़्यादा अच्छे दोस्त बनकर एक बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर सके। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की, तो इसका यही मानना था कि मोहब्बत जैसा जज्बा निकाह के बाद ही रिश्ते में पैदा होता है। इसलिए इसने आज तक इससे किसी तरह की कोई बेबाक या फजूल किस्म की गुफ्तगू नहीं की थी। तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने दायरे को बहुत अच्छे तरीके से समझता था और अपने माँ बाप की परवरिश पर गरूर था इसे। अम्मी, ये लड़की कौन है? इसे तो बिल्कुल पहचानता ही नहीं। वो जोया को सीने से लगाते हुए कहने लगा, जो कि इसकी इकलौती लाडली बहन थी। अरे भैया, मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, देखिए मुझे। आप मुझे नहीं पहचान रहे? वो 15 साल मासूम सी लड़की से अपने होने का यकीन दिलाने लगी, तो वो खुलकर मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने में भेज गया। जबकि अब नज़र जिस पर पड़ी वो सच में इससे अनजान था, लेकिन पहचानने की कोशिश की थी कि ये ना हो इसे जानता और इसे पहचान ना पा रहा हो। लेकिन इस चेहरे की लड़की दूर दूर तक इसकी सोचों में कहीं पर नहीं थी। बेटा, ये सहरोश है, तुम्हारी चची की होने वाली बहू, हमारे रहील की होने वाली बीवी। 2 महीने पहले इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, तब से हमारे साथ हमारे घर में रह रही है। तुम्हारी चची अम्मी के भाई की बेटी है। इन्होंने इसका रिश्ता रहील से तय किया और जल्दी हम धूमधाम से इन दोनों की शादी करेंगे। सादे बेगम ने बेहद मोहब्बत से सहरोश को अपने साथ लगाते हुए बताया, तो इसने यूं ही सर हिलाकर इसे सलाम कर दिया था, जिसका जवाब वो बहुत नरमी से देता राहील की तलाश में इधर उधर निगाहें घुमाने लगा। राहील साहब आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आखिर इनकी शादी होने वाली है, इसका सारा फोकस आजकल बिजनेस पर है। बाबर तायबू को खुश भी तो करना है। ज़ुबारिया ने इसकी तलाश को समझकर इसे बताया, तो वो हंस दिया। ये भी सही है, गैर जिम्मेदार लोगों की शादी तो होने से रही। 2 महीनों से वो अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा। ज़ुबारिया और जोया तो इसके पीछे पीछे इसके कमरे में चली गई थी, क्योंकि इन दोनों को अपने गिफ्ट्स लेने थे। जबकि सहरोश ने तायमी के साथ किचन का रुख किया। वो ज़ावर के कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, और ना ही इसे किसी अनजान के सामने जाना था। 2 माह पहले एक तूफ़ान आकर जा चुका था और सब तबाह कर गया था। फ़ारूक साहब आजकल बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत हाई रहता था। आज वो ड्यूटी से वापस घर आए तो कंजिश के रिश्ते के लिए लोग आए हुए थे, जिन्हें देखकर फ़ारूक साहब का बीपी और हाई हो गया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो गुस्से से अंदर आते हुए बोले, जबकि रुकैया बेगम उठकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं हो रहा, आपकी लाडली का रिश्ता तय करें। वो इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, जबकि सामने बैठे लड़के को हवसदा नज़रों से कंजिश की जानिब देखता पाकर इनका दिमाग मज़ीद फटने के करीब हो गया।
उठो तुम यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। किसी को भी मुंह उठाकर अंदर बुला लेती हूँ। बेटी का मामला, यूँ ही रिश्ता नहीं देंगे। वो चिल्लाए थे मेहमानों को लिहाज किए बगैर बिना। बेटी का नहीं जनाब, मेरे बेटे का मामला। आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया और अब जबकि ये इस घर से दफ़ा नहीं हो जाती, तब तक मेरा बेटा इस घर में वापस कदम नहीं रखेगा। मैं इस लड़की को 1 महीने के अंदर अंदर घर से दफ़ा कर दूँगी। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस लड़की को 1 सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए फ़ारूक साहब, आपके पास सिर्फ 10 दिन का वक्त है। इन 10 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को इस घर से दफ़ा करें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं जहर खा कर मर जाऊँगी, लेकिन इस लड़की को मज़ीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी रुकैया बेगम चिल्लाते हुए बोली, जबकि मेहमान वहीं इनका तमाशा देख रहे थे। लेकिन कंदिश कब से बैठी आंसू बहा रही थी। इसके रोने में शिद्दत आई तो वो भागते हुए इनके सीने से आ लगी। इनकी मासूम बच्ची बेगुनाह होते हुए भी कितने बड़े इम्तिहान से गुजरी थी। 1.5 महीना हो चुका था आसिम को घर छोड़े हुए। आसिम के घर छोड़ने के पीछे वजह कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन रुकैया बेगम ने वजह इसे ही बताया था। वो डिप्रेशन की मरीज़ बन चुकी थी, एक बार नींद की गोलियाँ खा चुकी थी। डॉक्टर ने इन्हें टेंशन से दूर रखने के लिए कहा था, लेकिन वो तो बस हर वक्त आसिम आसिम करती रहती। और अब इनका ये भी कहना था कि ये सब कुछ इसकी मनहूसियत की वजह से हुआ, और अब जब तक वो इस घर से दफ़ा ना कर दें इसे, तब तक सुकून से नहीं बैठेंगी। बेटे की जुदाई ने पागल कर दिया था, जबकि फ़ारूक साहब आजकल बहुत परेशान रहने लगे थे। तायबू प्लीज़ तायमी जहाँ कहती हैं आप मेरी शादी वहीं करवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए आप इन्हें मज़ीद तकलीफ़ ना दें। आज दोपहर में वो आसिम भाई को बहुत देर तक फ़ोन करती रही हैं। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो बेहोश हो गई। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल ने कहा कि आप मीटिंग में बिज़ी हैं। प्लीज़ तायबू मेरी वजह से तायमी को तकलीफ़ ना दे। मेरा आप लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आसिम भाई मेरी वजह से इस घर से चले कि मैं सच में मनहूस हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए आसिम भाई को वापस इस घर में बुला लें, और जहाँ तायमी कहती हैं वहीं मेरी शादी कर दें। मैं अब आप लोगों के लिए मज़ीद तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहती। वो तायबू से अलग होती सीढ़ियाँ चढ़ती भाग गई, जबकि तायबू वहीं बेबस होकर सोफे पर बैठ गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया, ज़िंदगी ने क्या मोड़ ले लिया था। इनकी लाडली भतीजी इन्हें जान से ज़्यादा अजीज़ है, वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। बेटे की जुदाई ने इन्हें भी परेशान कर दिया था। वो जानते थे कि वो सब एक गलतफहमी की बिना पर हुआ था, लेकिन घर के सब मुलाजमों के सामने जिस तरह से वो सब कुछ रखा गया, वो लोग इस बात को पूरी सोसाइटी में फैला चुके थे, जो इनकी अच्छी खासी बदनामी की वजह बन गई थी। आसिम घर ही छोड़कर चला गया, जबकि रुकैया बेगम की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। और वो जानते थे कि अगर उन्होंने रुकैया बेगम की बात नहीं मानी तो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर कंजिश के लिए एक मुनासिब रिश्ता कैसे ढूंढते और कहाँ से लाते वो कंजिश के काबिल इंसान, और एक गलतफहमी पर अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। इन्हें कोई बेहतर हल तलाश करना था जो इसकी ज़िंदगी भर के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला साबित होता। लेकिन क्या, इस सोचने ने बेहद परेशान कर दिया था। मैंने कहा ना मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा, तो क्यों तुमने अपनी हालत बिगाड़ रखी है। आसिम कोई छोटा बच्चा नहीं जो कहीं गुम हो जाएगा और हम इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वो नाराज़ होकर गया, इंशाल्लाह जल्द लौट आएगा। वो ज़्यादा दिन तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। तुम क्यों इसकी खातिर अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो, और तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया, इससे तो तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। फ़ारूक साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। रुकैया बेगम की ज़िंदगी ने पहले ही परेशान कर रखा था, और अब वो मज़ीद खाना पीना छोड़कर बैठ गई थी। हाँ, रुकैया बेगम चंगा सारे ने सिर तहसान कर रही है, सारे करतूत भी अपनी बहन दे, सारा कुछ पता भी, फिर सारा कुछ कर रही है। मैं कुछ नहीं जानती फ़ारूक साहब, बस आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने इस लड़की की कहीं पर शादी नहीं की ना, तो मैं ऐसे ही भूख से मर जाऊंगी। मैं आसिम के बगैर नहीं रह सकती, और मेरा बेटा इस लड़की की वजह से घर छोड़ कर गया। तेरी भैन की वजह तो छड़ के गया, पहले भैन करो घर से निकाल लो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहन की वजह से, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की घटिया सोच की वजह से घर छोड़ कर गया है। फ़ारूक साहब ये बात कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि वो पहले कमज़ोरी से बेड पर पड़ी हुई थी। चंगा बीमारों को चंगा ब्लैकमेल कर लो। हाँ, लेकिन अपनी बेटी के लिए इस तरह के अल्फाज बर्दाश्त करना भी इनके बस से बाहर था। काश वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाते। आज वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे मजबूर बाप महसूस कर रहे थे। वो लोगों के मसाइल हल करते थे। इस वक्त वो पुलिस फोर्स में बहुत आला ओहदे के ऑफिसर थे, लेकिन अपने घर के मसाइल हल करना इनके बस से बाहर हो गया था। लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इतनी जल्दी अपनी बेटी के लिए काबिल शख्स कैसे ढूंढे। लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान ढूंढने में नाकाम होते हैं, तो रुकैया की बहन ने मजीद कुछ ऐसा करना था जो रुकैया की ज़िद को हवा देता, और फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी थी। वो जानते थे कि रुकैया दिल की बुरी नहीं, लेकिन ये भी सच था कि उन्होंने कभी कंजिश की माँ की मोहब्बत नहीं दी थी, क्योंकि वो इसे पसंद ही नहीं करती थी। इन्होंने बचपन से इसे किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ दी थी। वो जानते थे कि सिर्फ इसलिए वो इससे नफरत करती हैं क्योंकि इनके भाई ने इनकी बहन से शादी से साफ इनकार करके अपनी मर्जी से इनकी भाभी से शादी कर ली थी। तब से इनकी नफरत कायम दायम है। इन्होंने कभी भी अपनी बेगम से जिद ना की कि वो इसे मोहब्बत दे या इसके साथ नरमी से पेश आए, बल्कि इन्होंने खुद ही कभी अपनी बेटी को इन पर बोझ नहीं बनने दिया। इन्होंने इससे दूर ही रखा था। लेकिन अब जब आसिम इनसे दूर हो गया तो वो बहुत जज्बाती हो रही थी। वो किसी भी तरह कंजिश को इस घर से निकालना चाहती थी। वो चाहती नहीं थी कि कंजिश इनकी या इनके बेटे की ज़िंदगी में रहे।
फ़ारूक साहब ने सोचा कि वो कंजिश को हॉस्टल भेज देंगे, लेकिन इस बात पर वो ज़िद बांध के बैठ गई कि कंजिश को हमेशा के लिए घर से निकालना, वो भी किसी के साथ निकाह करके, वरना किसी न किसी तरीके से वो इनकी बेटी की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। जो भी हुआ वो जानते थे कि इसमें कंजिश की गलती नहीं और ना ही आसिम गलत है, लेकिन लोगों की घटिया सोच वो लोगों को सोच नहीं बदल सकते थे। इन्होंने ऑफिस में कदम रखा तो इन्होंने किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। अरे ये बच्चा किसका है और इस तरह से क्यों रो रहा है? इन्होंने कांस्टेबल के बाजुओं में एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा देखकर पूछा। सर ये बच्चा दावर साहब का और आज इसकी तबीयत कुछ ख़राब है, वैसे इतना ज़्यादा रोता नहीं है लेकिन आज बहुत रो रहा है। दावर साहब मीटिंग में है ना, तो अभी वो बाहर नहीं आ सकते, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं। दावर साहब को मैंने कह दिया वो फिक्र ना करें, लेकिन अब देखेंगे चुप ही नहीं कर रहा। तो इंस्पेक्टर दावर इसे अपने साथ क्यों लेकर आए? इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकता है? वो बच्चे को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगे, जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 माह थी और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। इंस्पेक्टर दावर शादीशुदा, ये बात इन्हें आज ही पता चली थी और वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर दावर हैदरी को पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और काबिल ऑफिसर था और इसे कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की थी और ना ही वो फालतू बात करता था। वो अपने काम से काम रखने वाला एक बहुत ही काबिल ऑफिसर था, जिसकी तारीफ़ यहाँ हर कोई किया करता था। और वो अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों से दूसरे एरिया में थे, लेकिन आज तकरीबन 3 माह के बाद इनकी वापसी इधर हुई थी और ऐसे में अपने पुलिस स्टेशन में इतने छोटे बच्चे को देखना इनके लिए काफ़ी हैरानकुन था। सर पहले का तो पता नहीं, लेकिन आजकल तकरीबन 2-3 हफ्ते से दावर सर अपने बेटे को अपने साथ ही यहाँ लेकर आ रहे हैं। दोपहर में वो संभाल लेते हैं, वरना इनके साथ जो कांस्टेबल है वो इसका ख्याल रखता है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपने घर में एक आया भी रखी थी इसका ख्याल रखने के लिए लेकिन इतने छोटे बच्चे का ख्याल माँ से बेहतर और कौन रख सकता है? अब इसकी माँ कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सर इसे अपने साथ लाते हैं। मुझे लग रहा है साहब की तलाक हो गई है, कांस्टेबल ने तफसील से बताया। जब दावर तेज़ी से मीटिंग रूम से निकलता हुआ इनकी तरफ आया था। सर ये मेरा बेटा है, दे दे मुझे आपके पास जो चुप नहीं करेगा। आज इसकी तबीयत ख़राब है, वरना इतना शोर कभी नहीं मचाया इसने। वो इनकी गोद से अपने नन्हे मासूम बेटे को लेते हुए इन्हें बताने लगा। हाँ हो सकता है इसके पेट में दर्द हो, तुम ऐसा करो छुट्टी लेकर इसे अस्पताल ले जाओ, बहुत बीमार लग रहा है, हल्का हल्का बुखार भी है। वो उसे बहुत फिक्रमंदी से बोले तो दावर ने हाँ में सर हिलाया। दावर बेटा माइंड मत करना, मैं तुम्हारे साथ पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आते हो? मेरा मतलब है बच्चे का ख्याल रखना तो इसकी माँ का फ़र्ज़ होता है ना। और हमारा पुलिस स्टेशन का माहौल कैसे तुम जानते हो, यहाँ ये खौफज़दा हो जाता होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ लेकर आते हो तो तुम्हारे काम के लिए काफ़ी मसला बनता होगा। वो अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगे। जी दरअसल सर मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है और मेरे बच्चे को भी मैंने अपने घर में इसके लिए एक नैनी का इंतज़ाम किया था, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे का इस तरह से ख्याल नहीं रख रहा जिस तरह मैं चाहता हूँ, और मैं इतने छोटे बच्चे को काम में लेकर भरोसा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अपने साथ लाना पड़ा। मैं सोच रहा था मैं यही काम वाली कोई रख लेता हूँ ताकि वो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे का ख्याल रखे। वो सीरियस अंदाज में बोल रहा था। मशवरा है, अगर अमल करो तो काम वाली से बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि एक माँ से बेहतर औलाद का कोई और ख्याल नहीं रख सकता। वो उसे समझाते हुए मुफीद मशवरा देने लगे। सर बेशक आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज के दौर में किसी पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। मेरे लिए ये बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं, मेरी जान है। मैं इसे किसी गलत हाथों में देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके मामले में मैं इसकी माँ पर भरोसा नहीं कर सकता, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि किसी दूसरी औरत पर भरोसा कैसे करूँ। वो इन्हें देखते हुए बोला तो इसकी बात का मतलब समझकर फ़ारूक साहब ने हाँ में सर हिला दिया। तुम ठीक कहते हो, आज के ज़माने में भरोसा करना बहुत मुश्किल है, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। वो इसका कंधा थपथपाते हुए अंदर चला गया, जबकि वो अपने बेटे का सामान उठाते हुए इसे अस्पताल ले जाने के बारे में सोच रहा था। यार मुझे तुम्हारी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा है, तुम्हारी होने वाली बीवी तो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है, क्या चक्कर है? मुझे तो लगता है तुम दोनों की लव मैरिज हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़की को मार पीट कर तुम्हारी मंगेतर बनाया गया। वो जब से यहाँ आया था बहुत अच्छे तरीके से अपने कज़न राहील और सहरोश की रूटीन को नोट कर रहा था। सहरोश एक इंतहाई शर्मीली और दब्बू सी लड़की थी, पता नहीं किससे हर वक्त डरती रहती थी। वो अपने मंगेतर साहब की तरफ तो निगाहें कर्म करना जैसे इसके बस से बाहर ही था। जहाँ राहील को देख ले चेहरा फेर कर वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाती, जबकि इसके मुकाबले में इसकी मंगेतर जुबारिया बहुत बोल्ड थी। इसका जब दिल चाहता वो उसके कमरे में आकर इससे काफ़ी देर बैठकर बातें करती, वो हंसी मजाक करते और किसी की भी रोक टोक भी नहीं थी। इसे अपनी नौकरी के 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन करनी थी और इन दिनों वो बिल्कुल रिलैक्स था। हर वक्त ही अपनी टीम के साथ अपने साथ लेकर कभी फ़िल्म तो कभी आउटिंग करता रहता। इसकी टीम में ज़ुबारिया और ज़ोया के अलावा कोई भी शामिल नहीं था। इसने 1-2 बार सहरोश को भी अपने साथ चलने के लिए कहलवाया था, लेकिन वो बाबा आदम के ज़माने की रूह साबित हुई। हर बार बहुत सहूलत से इनकार कर देती और वो भी इसे ले जाने की ज़िद हरगिज़ नहीं करता था, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा शायद तबीयत की मालिक है। हाँ यार वो ऐसी है, वो ना तो मेरी तरफ देखती है और ना ही फ़ोन पर इसका मुझसे कोई राब्ता है। मैंने एक दफ़ा इसे अपने साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो मैंने मामा से इजाज़त मांग कर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है। इसने मेरे साथ सामने बहाना बनाया था कि मेरे साथ ना आ सके। फिर मैं खुद ही समझ गया कि असल में इसकी नज़र भी बहुत शाय है और इस तरह मेरे साथ बाहर नहीं चल सकती, तो फिर मैंने भी इसे फोर्स नहीं किया।
और वैसे भी अब शादी के वक्त में कितना ही वक्त कितना रह गया। हाँ ठीक कह रहे हो राहिल, शादी के लिए वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन फिर भी तुम्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, इसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। ये क्या बात हुई कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी के लिए बाई नहीं गई? हद है वैसे, इतना भी शर्माना। कम से कम होने वाले हस्बैंड वाइफ में दोस्ती का रिश्ता तो होना ही चाहिए। और मैं आज कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, आज में से मना कर रहूँगा, और ये ज़रूर हमारे साथ चलेगी, देख लेना। और फिर वहाँ तो इसे अपने साथ कॉफ़ी के लिए अलग टेबल पर ले जाना और तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, ताकि तुम लोगों की आने वाली ज़िंदगी शुरू होने से पहले तुम लोग एक दूसरे को 50% तो समझ पाओ। इस तरह ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं ज़ुबारिया को अच्छे से समझता हूँ और इसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा जी, आगे जाके अल्फाज सारे याद रखना, फिर आप जावर नू ऐसे अल्फाज मुँह ते मारने हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो। तो आज ही मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ इसका तुम्हारे लिए। वो इसे देखते हुए बोला तो राहील भी मुस्कुरा दिया। ये सच था कि वो भी सहरोश के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसकी नेचर को समझना चाहता था, और वो इसकी तरफ से भी यही उम्मीद रखता था कि वो भी इसे समझे, इसे जानने की कोशिश करे। कम से कम शादी से पहले वो एक दूसरे को अच्छे दोस्त बन सके। यार अच्छे दोस्त बन के की करना, जो जानना तुसी शादी तो बाद एक दूसरे को जान लेना, क्योंकि असल तो पहचान बंदा जब किसी के साथ रहता है तो फिर ही पता चलता है, तो शादी के बाद ही जान लेना। आखिर इन दोनों की सारी ज़िंदगी का सवाल था। अच्छा जी। फारूक साहब सारी रात एक ही नुक्ते को देखते रहे। दावर अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका और इसका एक बच्चा है, जिसके लिए इसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर अपने बच्चे के मामले पर एतबार कर सके। वो यकीन से कह सकते थे कि दावर एक बेहतरीन इंसान है, वो एक अच्छा हमसफ़र भी साबित होगा। कंजिश के हवाले से इसके बारे में सोचना इन्हें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इस सारे मामले में कंजिश बिल्कुल बेगुनाह थी, लेकिन इन्हें इस बात का डर था कि कहीं ये ना हो कि रुकैया इसके बारे में कुछ गलत फैसला कर ले। और इनकी तबीयत को देखते हुए वो इसके खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो इतनी जज्बाती हो चुकी थी कि कभी भी कोई भी कदम उठा सकती थी, और इस वक्त डिप्रेशन की आखिरी स्टेज पर थी। हाँ चंगा, पहले करतूत भी आपको लोते एंड डिप्रेशन भी जाकर जी अगले बंदे को परेशान करके ब्लैकमेल भी कर लो। घर के नौकर आजकल एक दूसरे से मुँह ही मुँह में क्या बातें करते थे, वो इन लोगों से छुपा हुआ नहीं था। इन सब की नज़रों में कंजिश का किरदार मशकूक हो चुका था। इन सबको यही लगा था कि आसिम और कंजिश एक दूसरे में इन्वॉल्व है। और फिर जिस तरह से तहमीना ने इन दोनों की ज़ात को एक दूसरे के साथ जोड़ा था, कंजिश हर किसी की नज़रों में बुरी बन गई थी। और वो ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इनके घर के नौकर ये बात पूरी सोसाइटी में फैला चुके हैं, और ये भी कि आसिम कंजिश की वजह से घर छोड़कर चला गया। क्योंकि फ़ारूक साहब ने आसिम को कंजिश से शादी करने पर मजबूर करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी था अब इन्हें इस मसले का हल तो निकालना ही था। इनकी सोच बार बार दावर की तरफ जा रही थी, और एक बहुत अच्छा इंसान था, यकीनन बहुत अच्छा हमसफ़र भी साबित हो सकता था, लेकिन ये इनकी बेटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। वो इसके साथ एक ऐसे इंसान की शादी कैसे कर सकते थे जो पहले एक बच्चे का बाप था। लेकिन जिससे रुकैया इसकी शादी करने वाली थी, वो तो पहले ही अपनी दो बीवियों को तलाक दे चुका था, और इसकी रेपुटेशन भी इतनी बुरी थी कि कंजिश के बारे में इतना बुरा सोच भी नहीं सकते थे। और क्या दावर हैदी तैयार होगा दूसरी शादी के लिए? वो तो अपनी पहली शादी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। वो अपनी सोचों में गुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद करके इन्हें अल्लाह पर भरोसा था, यकीनन मैं उनकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोगों को तो पता है मुझे बाहर निकलने की आदत नहीं है, और ना ही मुझे बाहर का खाना पसंद है। मैं यहीं पर ठीक हूँ। ज़ोया ने इसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तो इसने फ़ौरन इनकार कर दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि राहील भी इनके साथ जाने वाला है। चाची आप कहें ना इससे, ये हमारे साथ चलें, बहुत मज़ा आएगा, हम सब जा रहे हैं, सिर्फ ये हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? इनसे कहें ना कि हमारे साथ चलेंगी, तो कहीं आती जाती नहीं है, और अगर ये हमारे साथ ना आई तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। बिल्कुल सही बात है ज़ोया, तुम्हें नाराज़ हो जाना चाहिए। इसे अजीब बूढ़ों जैसी रूह है, इसकी कहीं आती जाती नहीं है। मैं खुद इसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम सबके साथ घूमने फिरने जाया करो, लेकिन नहीं, ये तो घर की चार दीवारी के अंदर रहना पसंद करती है। मैं तो इसे समझा कर थक गई हूँ, लेकिन मज़ा जो मेरी कोई भी बात इसके दिमाग में आए, अगर ये तुम लोगों के साथ ना गई तो इसे पक्का नाराज़ हो जाना, बल्कि बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है इससे। चाची ने भी इसका खूब साथ दिया, तो इसे मजबूर होकर उठना पड़ा। अच्छा बाबा ठीक है पप्पू, अब बस करें, मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करें, मैं चली जाऊँगी इनके साथ, और ज़ोया मैं तैयार होने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वो ज़ोया को मुखातिब करते हुए बोली, तो ज़ोया के चेहरे पर रंग खिल गए। वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और एक दफ़ा तो बातों ही बातों में इसने ये भी कह दिया था कि काश आपकी शादी रहील भाई के बजाय जावर भाई से होती। इस बात पर ज़ुबारिया बहुत बुरा मना गई थी। इसने तो ज़ोया की भी अच्छी खासी क्लास ले डाली थी, लेकिन बाद में इसे बहुत मुश्किल से समझाया कि ज़ोया तो बच्ची है, वो कुछ भी बोल लेती है। और बाद में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन सच यही था कि ज़ोया ने इस वक्त अपने बचपने में नहीं, बल्कि अपने दिल की बात इनके सामने रखी थी। इसे अपने भाई के लिए सहरोश बेहद पसंद थी, लेकिन ये भी सच था कि वो राहील की मंगेतर थी। हो सकता है ज़ोया की दुआ पूरी हो जाए, और इसका नसीब इसी के साथ लिखा था। हाँ, लेकिन ज़ोया अब भी अपने भाई के लिए अगर बेहतर हम सफ़र का इंतखाब करे तो शायद वो इसी को अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन इसको भाई की एक तो बोल्ड और कॉन्फिडेंस लड़की जो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके पसंद थी। जावर की ज़िंदगी में सहरोज जैसी लड़की की कोई अहमियत नहीं थी, और ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझती थी।
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। सर मेरी उम्र 28 साल है और आप बता रहे हैं कि वो अभी 18 की हुई है, और मेरा एक बच्चा भी है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैंने अभी तक अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी, और शायद मेरे लिए मुमकिन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक इस लड़की से शादी की थी और 6 साल तक मेरी शादी चली है। हाँ ये सच है कि अगर वो लड़की दोबारा मेरी ज़िंदगी में आती तो मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी फ़िलहाल मैं दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मतलब सर मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, अभी मेरे जहन में दूसरी शादी का ख्याल कहीं पर भी नहीं है। मैं अपने बेटे को किसी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकता। एक ऐसी औरत जिसे मैं पैसे देता हूँ वो मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख पा रही, तो एक सौतेली माँ जो कि रिश्ता ही नफ़रत का है, मैं अपने बेटे को कैसे महसूस कर सकता हूँ? और फिर एक ऐसी लड़की से शादी करना जो इतनी कम उम्र है, जिसे ज़िंदगी की समझ ही नहीं है, जो मैच्योर ही नहीं है, इसने भी अपनी ज़िंदगी भी नहीं देखी, और आप इसकी शादी करना चाहते हैं, वो भी एक ऐसे आदमी के साथ जो ना सिर्फ उम्र में बड़ा बल्कि शादीशुदा एक बच्चे का बाप है। नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, और इसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा जो मुझसे शादी करेगी। पहले तो वो मेरे बेटे को मेरे साथ कबूल नहीं करेगी, और दूसरा वो जब इसे पता चलेगा कि ये दूसरी शादी है मेरी, तो आप खुद सोचें, आजकल की लड़कियों की सोच को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में इसकी शादी करने से बेहतर है कि फ़िलहाल आप इसके फ्यूचर पर ध्यान दें। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल इसकी शादी के लिए यही सही उम्र है। वो इन्हें समझाते हुए बोला। वो इन्हें सीधा साफ इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत मुखलिस इंसान थे। वो इनकी बहुत इज्जत करता था, और जहाँ वो अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर रहे थे, इसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था। बेशक तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है दावर, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं इस वक्त ये फ़ैसला बहुत मजबूरी के आलम में कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने बेटे के साथ इसकी शादी करके ये मसला हल कर सकता था, लेकिन मेरा बेटा इसे अपनी बहन मानता है। इसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मेरी बेटी इसे बेइंतहा नफ़रत करती है, और अब वो मुझे धमकी दे रही है कि, और मेरी बीवी इससे बेइंतहा नफ़रत करती है, और वो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने 10 दिन के अंदर इसकी शादी न की तो वो खुदकुशी कर लेगी। अब वो मेरी भतीजी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, वो उसे एक पल के लिए घर में बर्दाश्त नहीं करी, और इस वक्त मेरी भतीजी ने मुझे कहा कि मैं जैसे चाहे इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। इस वक्त मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, वो घर छोड़कर चला गया। इसकी सोच कंजिश के हवाले से बहुत पाकीज़ा है, वो इसके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, और फिर अगर मैं इसे शादी करने पर मजबूर करता हूँ तो वो किसी कीमत नहीं मानेगा। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर होकर तुमसे ये बात कह रहा हूँ। अगर हो सके तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जानता कि कोई दूसरी और तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हारे बेटे को किस तरह से संभाल सकेगी, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी बेटी की सूरत में तो किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। वो तुम्हारे बेटे को माँ की मोहब्बत देगी। इस तरह मेरे हालात ऐसे हैं कि इस वक्त मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बेटी के लिए एक बेहतर फ़ैसला साबित हो, और तुम्हारे अलावा और मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा सीनियर ऑफिसर नहीं, बल्कि एक बेबस बाप खड़ा है, जिसे अपनी बेटी के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझे एक खुदगर्ज़ बाप की नज़र से देख रहे हो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ मैं तुम्हारी तरफ से हाँ की उम्मीद रखता हूँ, मुझे मायूस मत करना। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए उठ गए थे, जबकि थोड़े फासले पर सोफ़े पर लेटा इसका बेटा, जो कि कुछ भी वक्त में इनके लिए बेहद अजीज़ हो गए थे, इसके माथे पर बूसा देते हुए कमरे से बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद वो कितनी देर इनके बारे में सोचता रहा। वो इन पर भरोसा कर सकता था। यकीनन इनकी बेटी भी एक बहुत अच्छी इंसान होगी, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, इसके साथ एक शादीशुदा आदमी एक बच्चे के बाप की शादी करना नाइंसाफ़ी थी। ये इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। यकीनन सर इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर थे जो इतना बड़ा कदम उठा रहे थे। असल वजह तो वो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। इसने सोच लिया था कि वो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करेगा, फिर जवाब देगा। वो इन्हें किसी तरह की खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। इसकी 6 साल ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, और अपने आप को एक बार फिर से वो इन सब मुश्किलात में नहीं देखना चाहता था। इसने हर मुमकिन तरीके से जायशा की हर ज़रूरत को पूरा किया था, अपनी औकात से बढ़कर इसकी ख्वाहिशात का एहतराम किया था। इसने एक अच्छा शौहर बनने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन ये जायशा फिर भी इसके साथ एक कामयाबी ज़िंदगी नहीं गुजार सकी थी। वो अपनी पहली शादी की नाकामी को लेकर बहुत परेशान था, और ऐसे में दूसरी शादी का फ़ैसला करना इसके लिए बहुत मुश्किल था, जबकि इसकी गोद में 2.5 माह का छोटा सा बच्चा था। वो इन तीनों को अपने साथ होटल में ले आया। होटल में इनका टेबल पहले से ही बुक था, जहाँ पर सिर्फ 3 कुर्सियाँ लगी थी। वो तीनों इन कुर्सियों पर बैठ गई, जबकि ज़ावर ऑर्डर देने चला गया। थोड़ी देर में अचानक ही रहील के साथ वापस आया, तो सहरोश परेशान होगी। रहील यहाँ तो नहीं आने वाला था, इसने तो इनकार कर दिया था कि अब अचानक यहाँ कैसे आ गया। वो बहुत नर्वस होने लगी थी। सहरोश, रहील तुम्हें अपने साथ काफ़ी पर लेकर जाना चाहता है। अचानक से ज़ावर की आवाज़ पर परेशानी से इसे देखने लगी। इसने सोचा भी नहीं था वो इसे यहाँ रहील के पास लेकर जाने वाला है। वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इन दोनों की डेट प्लान की थी। बहुत अच्छा किया। ये तो एक दूसरे की तरफ देखना भी जैसे गुनाह समझते हैं, एक दूसरे को देखते तक नहीं। और ये सहरोश की बच्ची तो है ही बोरिंग इंसान, पता नहीं मेरे भाई के साथ कैसे एडजस्ट करेगी।
सहरोश अपनी ज़ात पर होने वाले तबसरे और इसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नज़र आ रहे थे, जो जावर ने भी नोट कर लिए थे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं तुम लोगों के साथ आई हूँ, तुम लोगों के साथ वापस जाऊँगी, मुझे नहीं जाना, इसने इनकार करते हुए कहा। साथ ही अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ रही थी। क्या हो गया सहरोश, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो यार? तुम लोगों की शादी होने वाली है 2 महीनों में और इस तरह से एक दूसरे से घबरा रहे हो। वो कोई गैर तो नहीं, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं पर भी नहीं, आप प्लीज़ इनकार कर दे, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। क्यों इनकार करिए सहरोश, इसने इतनी मुश्किल से हमारे लिए कुछ प्लान किया और तुम इतनी भी शाये ना होना अच्छी बात नहीं है। चलो आओ मेरे साथ। राहील ने अचानक इसका हाथ थामते हुए अपनी जानिब खींचा था। वैसे यार ये बहुत गलत हरकत की है जावर ने चंडा बांध दिया कि एक बंदी नहीं जाना चाह रही, नहीं पता उसको, तो ये तू मामा लगता सब था यार, तू डेट प्लान कर रहे हैं तो और फिटे मुँह। जबकि वो परेशानी से इसके पीछे चलने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। राहील, नहीं प्लीज़ समझने की कोशिश करें, अगर घर में किसी को पता चल गया तो कुछ नहीं होगा, समझे? इंस्पेक्टर जावर जमान हैदरी साहब हमारे साथ है, इसने जावर की तरफ देखते हुए कहा, तो वह खुलकर मुस्कुरा दी, हंस दिया और फिर इसकी कोई भी बात माने बिना इसे अपने साथ ले गया। जबकि वो तो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, जावर पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसके जाने के बाद परेशान हो गया। इसे सहरोश को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था, शायद वो अपने इस रिश्ते को अभी तक कबूल नहीं कर पाई थी, इसलिए वो फिलहाल राहील के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। दौर फिटे मुँह ख्याल आया थे, बात ही आया फ़ायदा। क्या हो गया सहर, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? देखो ना तो कितना प्यारा टेबल बुक किया हमारे लिए जावर ने, मैं तो इतना ज़्यादा खुश था कि आज मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ हसीन लम्हात मिलेंगे और तुम इस तरह परेशान होकर बैठी हुई हो जैसे मैं तुम्हें मार कर यहाँ लेकर आया हूँ। यार बहुत बुरी बात है, थोड़ा सा मुस्कुराओ। राहील ने इसकी मिन्नत की थी। इसके कहने पर वो बड़ी मुश्किल से अपने लबों पर मुस्कुराहट ला पाई। सच तो ये था कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी, बनता इसका होना नाराज़, और यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन राहील के कहने पर इसे यहाँ पर रुकना पड़ रहा था। इसके मुस्कुराने पर राहील थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन इसे अनकंफर्टेबल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। ना इसने इसका हाथ थामा और ना ही से कोई ज़ुबानी बात की थी जिससे वो बुरा महसूस करे। वो जानता था कि सहरोश इस वक्त इसके जज्बात को नहीं समझ सकती। वो बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की थी और बेहतर था कि इसका शर्मिलापन शादी के बाद ही दूर करे। अब तो सिर्फ 2 महीने रह गए थे और सच तो ये था कि इसका घबराना शर्माना अब राहील को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कितनी देर इससे इधर उधर की बातें करता रहा, जबकि वो कभी हाथ मलती तो कभी मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती। इसने न जाने कैसे कॉफ़ी ख़त्म की थी और कॉफ़ी ख़त्म करते ही राहील उठ गया था। वो इसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, उठ गया था। थोड़ी देर बाद वो वापस इसी टेबल पर आ गए जहाँ वो ज़ुबारिया और ज़ोया को लेकर आए थे। अरे लोगों की डेट तो बहुत जल्दी ख़त्म होगी, ज़ुबारिया ने बेबाकी से कहा। तो वो अपने भाई का भी लिहाज हरगिज़ नहीं करती थी। वो हमेशा से अपने भाई के सामने भी खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर दिया करती थी, जो कभी कभी तो राहील को बहुत बुरा लगता था। ज़ुबारिया ने ना बस चंडा दी कमी है, अपने आप को ना एवं तो बार कुछ लोगों को होने की आदत होती है, एवं बोल्ड कहलाते हैं अपने आप को। लेकिन फिर इसने अपनी बहन को अपने साथ इतना ज़्यादा फ्री कर रखा था कि इसे लगता था कि राहील इसका दोस्त है, वैसे कोई भी बात शेयर कर सकती है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने कहा आप इसे मज़ीद परेशानी में नहीं डालते, कॉफ़ी ख़त्म और हमारी डेट ख़त्म। इसने मुस्कुराते हुए कहा। तो जावर ने एक नज़र इसके पीछे खड़ी सहरोश को देखा, जो निगाहें ज़मीन पर जमाए अपने हाथ मसलने में मसरूफ़ थी। इसे बस एक नज़र ज़मीन से हटकर इसकी तरफ देखा और फ़ौरन निगाहें झुका गई। न जाने क्यों इसे इसकी आंखों में शिकायत सी नज़र आई, जैसे वो ऐसा नहीं चाहती थी शायद, और राहील के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी, और इसे मजबूर करके इसने इसकी छोटी सी जान पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। इसके अंदर अजीब सा एहसास पैदा होने लगे थे। ज़ुबारिया इसके पास खड़ी से ज़ुमानी अंदाज में छेड़ दी थी, जबकि वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए ज़मीन को घूरने में मसरूफ़ थी। शायद यही वजह थी कि वो राहील के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसे लोगों की बातों से डर लगता था, क्योंकि वह एक बुज़दिल लड़की थी। घर आने के बाद भी वो मुसलसल सर की बातों के बारे में बातों में सोचता रहा। वो एक शादीशुदा आदमी था, एक बच्चे का बाप था। ऐसे में 18 साल की लड़की से शादी करना इसकी लड़की के साथ सरासर ज्यादती थी। वो नहीं जानता था कि आखिर सर की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इतना बड़ा फैसला करे, लेकिन जो भी था वो अपने आप को इस काबिल हरगिज़ नहीं समझता था कोई एक ऐसी लड़की से शादी करे। वो जानता था इस लड़की के ख्वाब कुछ और होंगे। इसने अपने लिए एक शादीशुदा एक बच्चे के बाप जैसे इंसान का तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स चाहती होगी जो सिर्फ इसका, अपने आप को सिर्फ इसी का समझता हो। और वो पहले ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नाकामयाबी के मोड़ पर ला चुका था। इसने हर मुमकिन कोशिश की जायशा को खुश रखने की, इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की, लेकिन वो ऐसा शायद नहीं कर पाया था। जायशा की डिमांड थी कि वो अपने बाप से अपना हिस्सा मांगे, इस बाप से जिसकी वो शक्ल तक देखना अपनी तौहीन समझता था, जिससे बात तक वो नहीं कर सकता था। इसे से कितनी नफ़रत थी वो खुद भी नहीं जानता था। इस शख्स के बारे में सोचते हुए इसका दिल बेचैन हो जाता था।
जैसे इसका दिल भी इसकी इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इस शख्स को नज़रअंदाज कर देता था अपनी ज़िंदगी से, जिस तरह से इसने इसे निकाल फेंका था, जैसे वो कभी इसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। वो इसे इस शख्स से इसका हिस्सा मांगने पर मजबूर करती थी। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की का साथ चाहता था जो इसे इस तरह से कबूल करे जैसा वो है, जैसा वो चाहता था। इसके 70,000 की तनख्वाह को सब्र और शुक्र के साथ कबूल करे, लेकिन वैसा नहीं चाहती थी। एक दफ़ा इसने कहा था कि वो ये सोचकर इसे शादी कर चुकी कि इसका फ्यूचर सिक्योर होगा, यानी कि वो सोचती थी कि वो अपने बाप से आज नहीं तो कल अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगेगा, एक शानदार लग्जरी ज़िंदगी देगा। जबकि वो शादी से पहले ये बात क्लियर कर चुका था कि वो अपने बाप से कभी भी अपनी जायदाद से हिस्सा नहीं मांगेगा, और आज भी वो अपनी इस बात पर कायम था। वो अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, और इसकी जायदाद को हासिल करके क्या करता। वो इसकी दौलत पर थूकना भी नहीं चाहता था, थूकता भी नहीं था। इस शख्स से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि इसे जुड़े हर रिश्ते से नफरत थी। वो जानता था अगर वो लड़की के कदमों में सारी दुनिया ला कर रखते, तब भी वो यही कहती कि इसने अपने बाप की जायदाद से अपना हिस्सा नहीं लिया। इसका बाप इसकी एक नज़र का तलबगार था। वो दिन रात इस इंतज़ार में था कि कब वो इसे अपनी जायदाद का हिस्सा मांगेगा। शायद यही वो मौका था जब वो अपने बाप से रूबरू होकर बात करता, लेकिन वो अपने बाप को ये मौका भी नहीं देना चाहता था। इसे इस शख्स से नफरत थी, तो वो नफरत निभाने के लिए हर हद को पार कर देना चाहता था। लेकिन जाहिर है कि बात जायशा कभी नहीं समझ सकती थी। सारी रात वो अपनी ज़िंदगी और फारूक साहब की बातों के बारे में सोचता रहा। आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंचा था। दावर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था कि फारूक साहब ये कदम मजबूरी में उठा रहे हैं। इन्होंने मजबूरी में अपनी बेटी के लिए ये फैसला किया है। अगर वो मजबूर ना होते तो यकीनन वो अपनी भतीजी के लिए एक ऐसे शख्स के बारे में नहीं सोचते। वो जानता था वो इसमें एक कमी है, वो अपनी पहली शादी को कामयाब नहीं बना सका था। कोई ना कोई कमी कंदिश में भी होगी, वरना मुमकिन ही नहीं कि एक ऐसी लड़की जो हर तरह से परफेक्ट हो, इसे एक शादीशुदा इंसान के साथ बांधा जाए। लेकिन जो भी था, इसे फ़िलहाल सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचना था। इसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए किसी की ज़रूरत थी। अपने काम के दौरान वो ये काम ठीक से नहीं कर सकता था, वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसने फैसला कर लिया था कि वो फ़ारूक साहब की बात ज़रूर मानेगा। फ़ारूक साहब क्यों मजबूर थे, वो आज नहीं तो कल से पता चल ही जाना था। यार बता तो दिया फ़ारूक साहब ने, अपनी बुढ़ी दे हथों तांगा फिर किसी पता लग जाना। लेकिन वो इन पर एक बात साफ जाहिर करने वाला था कि शादी के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ इसका बेटा, वरना इसे दूसरी शादी की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। वो अपनी सोचों में डूबा हुआ था। जब इसके साथ लेटा नन्हा सा वजूद कसम से आया, वो फ़ौरन उठा था। इससे पहले कि वो रोता, इसने तेरी से साथ रखा फीडर उठाकर इसके मुंह में डाला था। जायशा, इस घर से कदम बाहर निकालने से पहले ये बात याद रखना कि इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम पर बंद हो जाएंगे। मैं एक ऐसी लड़की को कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा कबूल नहीं करूँगा जो मेरी इज़्ज़त को इन ड्रामों और फिल्मों की खातिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने खाक में मिला कर दे। मैं इन सब चीज़ों से इंसान हरगिज़ नहीं हूँ। तो याद रखना कि अगर आज तुमने इस चीज़ के लिए ये घर छोड़ा ना, तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम पर बंद हो जाएंगे। मैं एक आम सा आदमी हूँ और एक आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में इन सब चौंचलों की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम वापस आना चाहती हो तो अभी आ सकती हो, वरना आज यहाँ से जाने के बाद तुम अपने शौहर और बेटे को खो दोगी। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे शौहर तो क्या, तुम्हारे बेटे पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में महसूस करके इस घर से निकलना। वो अपना सामान पैक करी थी, कल इसे सेकेंड राउंड के लिए जाना था। पहले ऑडिशन में अपना ऑडिशन क्लियर कर चुकी थी। इसने दावर से छुपकर ये काम किया था। ऐसा नहीं था कि दावर इस चीज़ से अनजान था। जी हाँ, मैं आपको एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई, और दावर साहब मेरा नहीं ख्याल कि मैं वापस कभी भी इस घर में आऊँगी, क्योंकि अब तो मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारूंगी। कुछ अरसे के बाद जब कामयाबी की सीढ़ी पर खड़ी होंगी तो मुझे यकीन है कि आप भी मेरे साथ होंगे। मैं जानती हूँ मैं आपका दिल तोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सच कहती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आप मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम इंसान है। लेकिन मैं आपके लिए भी अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ सकती। वो इसके सामने बैग पैक करती जाने को तैयार थी। इन दोनों में किस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दावर ने इसे ना जाने के लिए कहा था, लेकिन वो शोबिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसे ख्वाब अजीज़ थे और दावर को अपनी औलाद और इज़्ज़त। इसके बाद इसने इसे रोकने के लिए नहीं कहा और वो चली गई। इसे गए हुए 2.5 महीने गुजर चुके थे। इसका मासूम शहज़ादा अब 3 माह का होने वाला था। इसने इसे संभालने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा, लेकिन वो अब किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तक कोई भी इसके मेयार पर पूरा नहीं उतरा था। और जब इसकी सगी माँ ही से छोड़कर चली गई तो वो किसी और पर कैसे यकीन करता। 2.5 माह पहले इसकी ज़िंदगी में आया ये खामोश तूफ़ान आज भी इसे परेशान कर देता था। इसने सिर्फ जायशा को डराने के लिए नहीं कहा था कोई इसे छोड़ देगा, बल्कि वो जायशा को अपनी आने वाली ज़िंदगी में कोई जगह नहीं दे रहा था। अगर वो वापस आ भी जाती तो कबूल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस शोबिस के डार्क सीक्रेट्स को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इसने एक अच्छे हमसफ़र की तरह इसे इस गलत काम की तरफ जाने से रोका था, लेकिन वो नहीं रुकी, बल्कि जाते जाते अपने कदमों तले अपनी ज़िंदगी रौंद कर चली गई। इसे ना तो अपने बेटे के रोने से कोई फ़र्क पड़ा था और ना ही अपनी मोहब्बत के छोड़ने पर। वो इसे मोहब्बत का दावा करती थी, लेकिन वो इसकी नज़र में खुदगर्ज लड़की थी। मोहब्बत का दावा करने वाले तो दुनिया छोड़ देते हैं, और वो इसके लिए ख्वाब ना छोड़ सकी, वो तो जो वो इसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी सोच चुका था। हाँ, वो इसके साथ अपना फ्यूचर देखता था, अपना बेटा, बीवी, एक छोटी सी फैमिली और इसका एक छोटा सा घर जिसमें 3 कमरों में मुश्तमिल था, लेकिन इसकी मेहनत की कमाई थी, जिसको वो इसके साथ मिलकर संवारना चाहता था, लेकिन वो हर चीज़ को ठोकर मारकर चली गई थी। शादी के चंद सालों बाद इसकी बोल्ड और लड़का तबीयत की वजह से दावर को कभी भी इससे मोहब्बत ना हो सकी। हाँ, वो इससे मोहब्बत नहीं करता था, वो इसके साथ जीना चाहता था,
क्योंकि वो इसकी माँ की ख्वाहिश थी, इसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी इसकी दुल्हन बनेगी, और इसने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था और फिर इस ख्वाहिश को इसने हर तरीके से निभाने की कोशिश की थी। इसने इस रिश्ते को हर तरीके से बचाना चाहा था, लेकिन वो एक हाथ से अब घर ना बचा सका, और जायशा के लिए ये घर नहीं कैद खाना था जहाँ से वो आज़ाद हो गई थी। एक फ़ैसले के साथ वो अपनी तैयारी मुकम्मल करता घर से निकला। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अगले ही लम्हे अंदर से आवाज़ आई थी। इसने अपना तारुफ करवाया तो दूसरी तरफ दरवाज़ा खुलने में एक सेकंड का भी वक्त ना लगा। मुस्कुराता चेहरा इसका मुंतज़िर था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अंकल कैसे हैं? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ, मेरा तहान आया है। इसके हाथ से इसके बेटे को लेते हुए अंदर की तरफ बढ़ी तो वो भी इनके साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अरे आओ दावर बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद दीदार करवाई यार। लगता है बेटी से नाराज़गी की सज़ा तुम हमें दे रहे हो, ये तो बड़ी गलत बात है ना। नाना नानी अपने नवासे से नहीं मिलेंगे तो जिएंगे कैसे? वो तहान को गोद में लिए प्यार करते हुए से शिकवा करने लगे तो इनके शिकवे पर मुस्कुराकर इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। जी अंकल, मैं माजरत ख्वाह, मैं आना चाहता था आपसे मिलने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और फिर के तहान को भी संभालना होता तो टाइम का बहुत ज़्यादा मसला है, और अब ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसने सीरियस अंदाज में कहा तो दोनों इसे देखने लगे। बच्चे को माँ के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। मैं समझ सकती हूँ मेरी बेटी बेवकूफ़ है, आज नहीं तो कल इसे इसकी गलती का एहसास हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी, और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा जब वो वापस आएगी तो तब अपनी सारी गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगी और दोबारा वो सब कुछ नहीं करेगी। इंसान तो ख़ता का पुतला, बस तुम भी अपना दिल ज़रा बड़ा करना बेटा। जायशा नादान है, उसे देखते हुए कुछ शर्मिंदगी से बोली, जबकि इसके अंदाज़ पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। आंटी, मैं ये सारी बातें करने यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं आपसे एक और ज़रूरी बात करने आया हूँ। दरअसल अब मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने आपकी बेटी को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश की, इसे हर मुमकिन तरीके से अपने साथ एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया, लेकिन शायद वो इस लायक ही नहीं थी। लेकिन अब मैं मज़ीद अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत है, और बेटा कोई नैनी रख लो, इसके लिए एक अच्छा सा मुलाजिम रख लो। आजकल बहुत से लोग ये काम करते हैं, हमारे मोहल्ले में 2-3 है। मैं किसी से बात करती हूँ, वो भी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था कि वो बोल उठी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने 2-3 मुलाजमा रखी थी इसकी, लेकिन मुझे कोई भी मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख सकी। और मैं शादी तहान के लिए कर रहा, मैं शादी अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सारी ज़िंदगी आपकी बेटी की गलतियाँ और इसकी माफ़ी नामे के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना है। वो लोग अपनी बेटी का बुरा तो हरगिज़ नहीं चाहते थे, इसलिए इसे समझाने के लिए बहाने देने लगे, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि वो इन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि वो इसकी माँ के लिए अजीज़ थे और ये लोग इसकी माँ के लिए भी बहुत अहम थे। लेकिन इसकी बेटी ने खुद बहुत सब कुछ ख़राब किया था, तो वो अब क्या कर सकता था? क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? तुम्हारी ज़िंदगी तो ठीक है, तुम्हें दूसरी शादी की क्या ज़रूरत है? अंकल, जो अपनी बेटी के घर टूटने के ख्याल से बोलते थे, इनके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। अंकल, शादी क्यों की जाती है ये तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सिर्फ बच्चों का ख्याल रखने के लिए शादी नहीं की जाती, बल्कि हर इंसान को एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है, जिससे साथ वो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। आपकी बेटी मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी दूसरी शादी कामयाब हो जाएगी। और जहाँ तक बात आपने ज़रूरत की तो मुझे ज़रूरत है बीवी की। मुझे अपने घर में अपने कमरे में एक औरत का वजूद चाहिए, क्योंकि घर की खूबसूरती औरत के वजूद से होती है। मैं अपने ज़ाती कामों के लिए मुलाजिम तो नहीं रख सकता ना। तहान को शायद कोई भी औरत संभाल लेगी, लेकिन तहान के बाप को संभालने के लिए इसकी बीवी की ज़रूरत है। मैंने आपकी बेटी को बहुत मौके दिए, लेकिन इस दफ़ा मैं इसे और कोई मौका नहीं दे सकता। मैं इसे तलाक नहीं दूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुद मुतालबा करे, क्योंकि मैं अपनी माँ की रूह को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसे मेरा ये पैगाम दे दीजिएगा, बस यही कहने के लिए मैं यहाँ आया था। बाकी तहान आपका नवासा है, आप जब चाहे इसे मिलने आ सकते हैं और इसे अपने घर पर भी रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन शादी करने से पहले मैं आपको एक बार बताना अपना फ़र्ज़ समझता था। अपनी बेटी से कह दीजिएगा कि इसने अपनी मर्ज़ी की और अब मैं अपनी मर्ज़ी करना चाहता हूँ। हम चलते हैं। तहान को भूख लगी होगी कि थोड़ी देर में रोना शुरू कर देगा। वह इनकी गोद से आहिस्ता से तहान को उठाता, इन्हें खुदा हाफ़िज़ कहता बाहर निकल गया था, जबकि इन दोनों मियाँ बीवी को जैसे सांप सूंघ गया था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज मैंने जल्दी रिकॉर्डिंग कर दी है। इंशाल्लाह जैसे नेट आता, नेट नहीं है, नेट आएगा तो नेट नहीं आ रहा तो नेट वाले अंकल को अभी मैं कॉल करती हूँ कि नेट ठीक कर दें। तो जैसे नेट ठीक होता है ना, फिर तो वैसे मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूँगी। वैसे इसको रिकॉर्डिंग मैंने आज टाइमली कर ली है, बल्कि आज मैंने उठते बाकी सारे काम छोड़ के पहले रिकॉर्डिंग ही की है। मैंने कहा जब भी नेट आए तो फिर ताकि अपलोड हो सके। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ। तो तब तक अपने दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।